अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात होगी मुस्लिम लीग नून से मुतालिक शहबाज शरीफ साहब जिनको रिहाई का परवाना मिला और फिर बाहर जाने की इजाज़त भी मिली इलाज कराने के लिए, मगर वो जाते जाते एयरपोर्ट पे ही रुक गए क्योंकि एफआई की टीम ने उन्हें रोक दिया और कहा है कि उनका सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है और दीगर और भी बहाने बनाए गए। मगर अब जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो कुछ हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से बात सामने आ रही है कि उसमें मतलूब हैं और बाहर जाने की इजाज़त देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, इस पर बात की जा रही है। दूसरी जानिब इस पर हुकूमत की भी एक बैठक हुई और शहबाज शरीफ के बाहर जाने, रिहाई मिलने और इस केस से बचने की जो राह थी वो बंद करने की कोशिश हुकूमत की जानिब से अब की जाएगी। हुकूमत ने इस पर नई तहकीकात दोबारा से कराने की बात की है और इस पर कुछ गौर गौस किया जा रहा है। कुछ इनकी जो कानूनी माहिरीन की टीम है वो भी इस पर बात कर रही है। मगर दूसरी जानिब जब अदालत ने इस चीज़ को रिलीज़ कर दिया है, इस केस को रिलीज़ कर दिया है और खारिज कर दिया है, इसकी समाअत नहीं करी, तो फिर हुकूमत किस तरह से तमाम चीज़ें देख सकेगी? क्योंकि इससे पहले भी लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई नैब के पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है कि इनको मुलजिम ठहराया जा सके और केस खारिज किया था। मगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की और वो भी रद्द कर दी गई। उसके बावजूद भी हुकूमत क्यों इतनी बज़द है शहबाज शरीफ साहब को जेल में डालने के लिए, दोबारा से केसेस में फंसाने के लिए? या खान साहब ये चाहते हैं कि वो फील्ड में सिर्फ अकेले ही खेलते रहें, ग्राउंड के अंदर कोई और उनके एंटी फील्डर ना खड़ा हुआ हो? इस पर ही बात करेंगे। दूसरी जानिब इस गिरफ्तारी, इस जाने को रोकने के लिए, शहबाज शरीफ को जो जाने का था मामला, उसको रोकने के लिए पीपल्स पार्टी ने इसकी मजम्मत की है कि उन्हें रोका क्यों गया, जाने दिया जाता ज्यादा अच्छा था, क्यों रोक रही है हुकूमत? ये शायद हिमायत पीपल्स पार्टी की जानिब से जो की जा रही है, शायद ये हो सकता है कि पीडीएम के मुस्तकबिल को मजीद चार चांद लगते हुए नजर आए। मौलाना साहब शायद इस चीज से खुश हो जाए, हो भी सकता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कॉल पे मौजूद है सेनेटर गौस मोहम्मद है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। गौस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे सबसे पहले? शहबाज शरीफ साहब को रिहाई का परवाना मिला, बाहर जाने की इजाज़त मिली, जाते जाते एयरपोर्ट पे ही रुक गए। पहले तो ये कि इतनी जल्दी क्यों थी शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की? वो फौरी तौर पर जिस तरह से हुकूमत ने कहा कि रात की तारीख में बाहर जा रहे थे, जो कि लम्हा फिक्रिया है, क्या वजूहत थी ऐसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। देखिए जी, हमने कई दफा तो जो है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम इस शेयर में नहीं था हम्म। और उनका नाम एक फ्लैग टेस्ट में डाला गया हम्म। और फिर फ्लैग टेस्ट में भी हाई कोर्ट ने फिर वो जो जो फैसला था। आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ जी। हाँ, तो फिर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें बाकायदा टिकट और रवानगी और सब कुछ दर्ज था कि 8 मई को जाएंगे और 8 हफ्ते के बाद वापस आएंगे। सब कुछ सही। कानूनी तौर पर था। सही। फिर एयरपोर्ट से ये जब उस टिकट का नंबर भी दर्ज था उस फैसले में। और फिर जब वो चीज हाई कोर्ट के इजाजत के साथ जब वो जाने लगे तो FIO ने उनको रोक लिया और कहा कि जी हमारे पास अभी सिस्टम अपडेट नहीं हुआ। हम्म। हालांकि हाई कोर्ट का जो फैसला है इधर एक हमारे काफी हमारे पास आज तो एक काफी सही के सही। पास जाती है, तो जानबूझ के एक भाम क्रिएट किया गया। हम्म। तो अच्छा, ये तो एक सवाल सवाल यही था ये कि इतनी जल्दी शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की क्यों थी? ऐसा जल्दी क्या इलाज उनका होना था जो बाहर ही हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए नहीं हो सकता? देखिए, जल्दी नहीं थी वो टिकट तो उस फैसले में उस के फलां टिकट से जाएंगे और कहाँ जाएंगे उसमें दर्ज था। हमने टिकट हम्म। भी का हवाला भी दिया था कि हमने टिकट करा ली है और अब हम्म। हम इस तरह ये हमारा जाने की डेट है, ये हमारे आने की डेट है और वो टिकट का हवाला भी उस पर था। इसलिए हम्म। उन्हें 8 मई को टिकट था और फिर जुलाई के आखिर में वापसी थी। सही। तो ये एक देखो, जब हाई कोर्ट ने फैसला दी दिया तो चाहे हम उस वक्त चले जाएं, चाहे हम घंटे बाद जाएं, जब ठीक। 8 दिन बाद जाएं, ये हमारा जो है ना ये हक है, हमारा अ- कानूनी हक है। अच्छा, ये तो अब हक है, फिर मगर आपसे कहना कि मगर जो हुकूमत कह रही है वो कह रही है कि इसी तरह नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे इलाज कराने के लिए और वो अभी तक वापस नहीं आए, उनकी टाइम लिमिट भी खत्म हो गई, पासपोर्ट भी एक्सपायर हुआ उनका। अब शहबाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं और हो सकता है वो भी वापस ना आए। तो ऐसा है जो हुकूमत कह रही है, कुछ इसमें है, कुछ शुबात है इस पे? देखिए, तब जब कोर्ट ने इजाजत थी तो उस वक्त डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी कोर्ट में थे हम्म। और ऐसा ये कि 2 डिप्टी डायरेक्टर्स वो भी थी। हम्म। तो ये बात है, वो कहते हैं ना कि जी ये उसके गारंटर है तो इनको नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक। आखिर कोई ऐसी बात तो ये होगी जब डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी कन्विंस होगा तभी उसने हाई कोर्ट ने इजाजत दी, जज ने इजाजत दी। हम्म। अब हाई कोर्ट की इजाजत थी तो फिर ये PTI वाले और कमेटी वाले तो मजाक उड़ाने लगे कि जी इसको तो फौरी इंसाफ मिल जाता है, ये होता है वो होता है। भाई, हमने इंसाफ मिला, कोर्ट की इजाजत से बाहर जा रहे थे और अब फिर हमने वापस ही आना था। हम्म। नवाज शरीफ साहब पहले नहीं वापस आ गए जब वो हम्म। सजा हुई थी और जब हम्म। बीमार बेगम को छोड़कर बिस्तर मर के तो आ गए थे। हम्म।
सलाह भी इंशाल्लाह आएंगे, इलाज करा के आएंगे, और शहबाज शरीफ भी जब गए तो वापस आए जाएंगे। हम ये तो सवाल तो पाकिस्तानी मेरे ख्याल से सवाल हमने तो देखो तो हुकूमत भी शायद यही कर रही है। और अब और बहुत सारे सवाल जैसे उठ रहेंगे, नवाज शरीफ साहब क्या वापस आएंगे नहीं आएंगे पाकिस्तान, क्योंकि लगता तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हुकूमत कह रही है कि ऐसा लगता नहीं है कि अब वो वापस आने वाले हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे और वो भी वापस नहीं आएंगे। तो हम समझ सकते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो बाहर जाने के लिए है, और फिर जिस तरह से मरीम नवाज साहबा की भी कुछ बात सामने आ रही थी कि वो भी बाहर जाने के लिए दरख्वास्त दे रही हैं, तो क्या इन चीज़ों में सदाकत है इन खबरों के अंदर? देखिए जी, कि इलाज करना हर एक का हक है, चाहे पाकिस्तान से करे या बाहर से करे, और फिर जब कोर्ट इजाजत दे रही है हम्म। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को obey करना चाहिए। हम्म। हम पे इल्जाम लगाया जाता है ना कि जी कोर्ट को obey नहीं कर रहे, कोर्ट के साथ जो है फैसला नहीं मानते, कोर्ट से मजाक उड़ाया जाता है। और आज जो ये इन्होंने जो कोर्ट के मजाक उड़ा उसके फैसले का, ये आपके सामने है। अब देखो, आज आज सारा दिन होता है भी पेपर में की भी बात होती रही कि फिर इमरान खान को ब्रीफ किया गया, फवाद चौधरी ने ट्वीट भी ठीक। किया कि हम दोबारा खोल रहे हैं। भाई वो हाई कोर्ट ने उस फैसला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने किया, फिर आपको उससे रहे तो आप रिवीजन करें। ये असल में इनके पास करने को है कुछ नहीं, और मामलात इनसे टैकल हो नहीं रहे। ये अवाम की तवज्जो से हटाने के लिए ऐसा शोषक होते हैं कि जी लोगों की तवज्जो से डाइवर्ट हो जाए। अच्छा, आज सारे ये चीज़ आप समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ जब हुदैबिया पेपर मिल का केस खारिज किया गया, रेफरेंस इसका खारिज किया गया, मगर हुकूमत अब फिर बज़िद है, तो क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ होने वाले इस केस के हवाले से जो शायद हुकूमत दोबारा करने की, इसकी नई तहकीकात करने की कोशिश कर रही है, तो कोई कानूनी पेचीदगियां हैं मुस्लिम लीग नून के पास इससे मुतालिक? बिल्कुल हम कानूनी इख्तियार करेंगे, और फिर मेरे ख्याल में ये तो तौहीन अदालत में आता है ना, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने सेट असाइड किया और दोबारा इन्वेस्टिगेट करें तो ये तो तौहीन अदालत बनता है। और इंशाल्लाह हम अगर वो ये करते हैं, करेंगे नहीं, इनकी जरूरत नहीं है। ये तो लोग घबराए हुए हैं और परेशान हैं, ये करेंगे नहीं। सिर्फ एक सोचा छोड़ा के लोगों की तवज्जो जो है इससे हट जाए, और जो मुस्लिम लीग नून का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ रहा है और मुस्लिम लीग मुसलसल ज़मीनी इंतखाबात जीती जा रही है और पहले से ज्यादा लीड से जीती जा रही है, तो इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। वो कहते हैं कि हम 3 साल करप्शन करप्शन का नारा लगाते रहे, राह दिलाते रहे कि मुस्लिम लीग करप्ट है, शहबाज शरीफ करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है, मरीम नवाज करप्ट है, हमद शहबाज करप्ट है। लोगों को उल्टा हमदर्दी इनके साथ उठी जा रही है, तो वो डेस्परेट हुए हैं। वो इस किस्म की अच्छा, हरकतें हुकूमत अब खान साहब ने जो हिदायत की है इसकी दोबारा से नई तहकीकात करने की, दोबारा से शुरू करने की बात की। इसमें इस केस के अंदर इसहाक डार थे जो बतौर वादा माफ गवाह शामिल किए गए थे, तो क्या मुस्लिम लीग नून से कोई और भी है ऐसा जो वादा माफ गवाह शामिल हो सकता है? मेरे ख्याल में उसमें कौन सा वादा माफ हुआ? मुझे तो उनकी एक स्टेटमेंट जरूर थी, वादा माफ गवाह तो नहीं थे उसमें इसाकदार। और उसमें पहली बात तो ये कानूनी है कि हम तो अदालत के पास जाएंगे, एक केस पे जब फैसला हो गया और रिवीजन का वक्त भी मेरे हाल में रिवीजन के लिए मुझे याद नहीं कि उन्होंने रिवीजन के लिए उसमें कोर्ट में गए कि नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में ये इस मुल्क के साथ मजाक है, मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना चाहिए, हम खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसको मकसद कहने का मेरा ये है कि निकलना कुछ नहीं है। ठीक है, कब तक जाने का प्लान है सुप्रीम कोर्ट? कब तक जाने का प्लान है? जल्दी इंशाल्लाह जाएंगे। अब हमें कानूनी मुशावरा ये भी करें तो सही ना, ये तो एक डरावा दे रहे हैं ना, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डर जाएंगे। अच्छा, मतलब जब डर जाएंगे, जब डर होगा थोड़ा सा, जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी मुस्लिम लीग नून? नहीं, हमें डराने की कोशिश जाएंगे नहीं, इतनी अखलाक की जरूरत नहीं जाए। चले, मैं ट्रैक थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मैं पीडीएम से मुतालिक बात कर लेता हूँ। शहबाज शरीफ साहब को जाने से रोका, मगर दूसरी जाने पीपल्स पार्टी ने भी इसकी मजम्मत की है कि रोका क्यों गया। तो इस तरह से पीपल्स पार्टी जो कि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, गुज़िश्ता चंद दिनों से हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कुछ तंजिया जुमले, कुछ बड़े सख्त लहजों में बात हो रही थी, और अचानक से अब ये इस तरह से फेवर में बात करना पीपल्स पार्टी की, तो क्या पीडीएम का मुस्तकबिल दोबारा से साथ में है सबका? देखिए जी, फजल साहब ने पीटीआई और एनपी को कहा है कि आप वापस आ जाएं और फिर उनको खुशी अमृत कहा जाएगा। और भी एनपी रहा तो ये और जो पीपीपी है, पीपल्स पार्टी, वो भी तक पीडीएम का हिस्सा है। और फिर देखो, हर पार्टी का अपना नजरिया होता है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे जो भी पार्टी है, हर पार्टी का अपना नजरिया, उसके साथ सियासत करती है। ये सारी पार्टी एक पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठी हुई थी कि किस तरह इस हुकूमत से आवाम को निजात दिलाई जाए। अच्छा, पीडीएम के अंदर तमाम पार्टीज का अपना नजरिया है या पीडीएम के नजरिए पे तमाम पार्टीज काम कर रही हैं? फिर
हर पार्टी का अपना नजरिया है। एक पॉइंट पे जो इनका एजेंडा है कि हम मिल के चलेंगे, तमाम पार्टी 10 पार्टियां, वो ये था कि अवाम को इस नलायक और नायल हुकूमत से निजात दिलाई जाए। इस पे ये इकट्ठी हुई हैं। अच्छा, इसलिए और जब इकट्ठी ये हुई हैं। इंशाल्लाह मैं जिस यहाँ दिन ये आपको अलहदा जी जी जिस दिन ये हुकूमत खत्म हो गई, हर कोई ये पीडीएम का वजूद खत्म हो जाएगा और फिर हर कोई अपनी अपनी सियासत करेगा। ये हमारा लेकिन वजूद तो पीडीएम का खत्म होता दिखाई दिया, क्योंकि NA-249 का जो हमने सिनेरियो देखा, तमाम सूरत हाल देखी वहाँ पर, मुस्लिम लीग नून की मुखालफत देखी, पीपल्स पार्टी अगर जीत रही थी, चले हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही देख लें तो मुस्लिम लीग नून को तो सपोर्ट करना चाहिए था पीपल्स पार्टी को कि चले अच्छा जीते हैं तो पीडीएम की ही फतह हुई है, हुकूमत की हार हुई है, मगर वो तो मुस्लिम लीग नून हुकूमत का साथ दे रही थी, पीडीएम के एजेंडे के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे, तो तमाम चीज़ें। देखो वो अलग चीज है, वो इलेक्शन है, वो इलेक्शनों में जो उसमें हमारा खिलाफ बनता था, हम इख्तलाफ किया है और तहजीब के दायरे में रहते हुए किया है। लेकिन जीत तो ये पीडीएम के हमारा मोटिव की हुई थी ना, पीडीएम के मकसद की जीत हुई ना फिर तो, क्योंकि पीटीआई हारी वहां से। पीटी हारी तो अच्छी बात है ना। ये इन्होंने नालायकों और नायलों ने किया क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो है वो कौम को कुछ नहीं दिया, कोई डिलीवर नहीं किया, लोग इससे मुतमईन नहीं है। इसके बाद लोगों का रिएक्शन आया, चौथे 5वें नंबर पे आए हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्शन में हमने लेकिन फिर सवाल वही उठता है ना, ऐसा इत्तेहाद किस काम का जो एक सीट के लिए इत्तेहादी तितर बितर हो जाए, दोनों पार्टीज आपस में उलझ पड़े एक सीट के लिए खाली, और पीडीएम के इत्तेहाद को जोड़ने की दोबारा से बात हो रही है, ये तजाद नहीं है दोनों जुमलों में फिर? नहीं सर, ये अलग चीज है। मैंने कहा कि नजरियात अलग हैं, हम इलेक्शन अलग लड़ेंगे, रिजल्ट पे इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन हम एक बात पे कहते हैं कि इस नालायक हुकूमत से आवाम को निजात दिलानी है। वो हमारा अपना एजेंडा है। वो उधर अगर उसमें मतलब पीडीएम एक पार्टी तो नहीं है। अगर ये पार्टी की वजह से इलेक्शन लगता तो शायद ये बातें न होती, क्योंकि हम अलग पार्टी है, हम अलग इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे अलग उम्मीदवार होंगे। ये जो एक पॉइंट एजेंडा है कि हुकूमत से को खात्मा किया जाए, उसके हम अच्छा, 2023 में पीडीएम का एजेंडा क्या है? क्या एक साथ इलेक्शन लड़ सकते हैं मुत्तफिक होने के साथ साथ, किसी एक जगह से मुत्तफिक तरीके से कोई एक नुमाइंदा खड़ा कर सकें, कोई एक ऐसा बंदा जिस तरह से हम देख सकते थे कि NA-249 में भी खड़ा किया जा सकता था इत्तेहाद के साथ, तो क्या 2023 में है कोई ऐसा एजेंडा पीडीएम का? नहीं हो सकता है। देखो सीट एडजस्टमेंट का चांस होता है, लेकिन ये कि उम्मीदवार खड़े करना ऐसा नहीं होगा। हर कोई अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर। हाँ, चंद सीटों पे जहाँ सीट एडजस्टमेंट के नाम पे कुछ हो सकता है, ऐसी जो तो हर दफा ही होता है। जब भी इलेक्शन हो तो कुछ पार्टियां आपस में कर लेती हैं छुट्टी निकालने के लिए। अच्छा, मतलब इस तरह हो सकता है कि अपने अलग-अलग उम्मीदवार खड़े करें और बाद में दस्तबरदारी का हम उसमें वहाँ पर पॉइंट देखें, जिस तरह से हमने पंजाब में देखा, जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के साथ करा दस्तबरदारी का सिलसिला, क्या हम 2023 में देख सकते हैं पीडीएम के अंदर ऐसी कोई सूरत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। सीट एडजस्टमेंट हर वक्त दौर में हर वक्त होती रही है और वो होगी। हम अपने अपने एजेंडे पे साथ है। हमारा बच्चों कैसे ये नहीं कि अगर वो इकट्ठे रहने, इसका मतलब हमारा इंतखाब निशान एक होगा। तो अगर इंतखाब निशान एक हो, इसका मतलब हमारे नजरियात खत्म हो गए, तो ये कैसे हो गए? हम इस बात पे सर वही एक मतलब मैंने हमारी जो पोजीशन की सियासत होती है वो इश्यू टू इश्यू होती है। अब हमारा इशू ये है कि हुकूमत से आवाम को निजात दिलानी है, तो उसलिए हम इकट्ठे हैं। हम अपने नजरियात को एक साइड पर रखकर हम इकट्ठे चल रहे हैं, और इस नजरियात की इसके अलावा जब भी सियासत होगी वो अपने अपने नजरिए के मुताबिक होगी। हमारा कोई इंतखाब निशान मंशूर हमारा डिफरेंट है, हमारा इंतखाब निशान डिफरेंट है, हमारा विजन डिफरेंट है कि किस तरह मुल्क की गिरदावत निकालना है। हमारा और तमाम पीडीएम में होने के बावजूद भी सबके अपने अपने जो नुमाइंदे हैं वो खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पीडीएम का इत्तेहाद अपनी जगह है, मगर जब इलेक्शन होगा तो सब पार्टीज़ के अपने अपने अलहदा नुमाइंदे खड़े होंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे। फिर भले वो आमने सामने ही क्यों ना खड़े हों या हुकूमत के सामने क्यों ना खड़े हों, बंदे सब अपने उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे तमाम पार्टीज़ की जानिब से। शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो बात की गई उसमें ये कहा गया कि अब जो हुकूमत इस केस को दोबारा से तफ्तीश शुरू करने की इस केस पे बात कर रही है, उसके खिलाफ हम अब अदालत जाने का ऑप्शन देख रहे हैं और उस पर जल्द ही गौर किया जाएगा। मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी शहबाज शरीफ साहब के मामले पे, और फिर जिस तरह से पीपल्स पार्टी अब हिमायत करती हुई दिखाई दे रही है नून लीग की, और शायद पीडीएम में उनका जाने का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ दोबारा से जो नई तहकीकात है हुदैबिया पेपर मिल की, उसको करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या वाकई ही शहबाज शरीफ साहब को जेल में डालने की कोशिश कर रही है, और क्या खान साहब ऐसा चाहते हैं कि वो अकेला ही ग्राउंड पे तमाम बैटिंग बॉलिंग वो सब कुछ खुद ही करते हुए दिखाई दें, किसी को खेलने का मौका ना दें। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे टेलीफोन पे मौजूद है मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं, एमएनए हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। मोहम्मद इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर? सबसे पहले उनको जब रिहाई का परवाना मिला, बाहर जाने की इजाजत मिली, उसके बावजूद भी रोकना क्या सही था? देखिए, एक तो थोड़ी सी इसको लॉ नोइंग होना इसके लिए बहुत जरूरी है। जो प्रॉपर प्रोसीजर है ना, कि रूल्स ऑफ बिजनेस जो है इसके, कि जब अदालत से रिहाई मिलती है, जैसे आम कैदी को मिलती है, तो वो जाके वो परवाना जो है सर्टिफाइड कॉपी लेके वो देता है जेल के सुप्रीडेंट को। उसके बाद वो जाके उसको रिहाई मिलती है। इसी तरह जब कोई ब्लैक लिस्ट हुआ हो, या जिसको उस पर ईसीएल पे नाम डाला गया हो, ठीक, उसका प्रॉपर तरीका ये है कि सर्टिफाइड कॉपी लेके मुतलका हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से वो आप लेके सेक्रेटरी इंटीरियर को देते हैं। ठीक, सेक्रेटरी इंटीरियर फिर उस पर लेटर इशू करते हैं। वो लेटर एफआईए हेडक्वार्टर जाता है, वहां से वो कंप्यूटर पे चढ़ जाता है और पूरे पाकिस्तान में वो उसको हटा दिया जाता है लिस्ट से। इन्होंने क्या किया कि उसकी कॉपी ली हाई कोर्ट की, और वो बाईपास करते हुए जो है सेक्रेटरी इंटीरियर को और वो पूरे प्रोसेस को डायरेक्ट वहां से, उनके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जिसका नाम यहाँ से हट गया। वो कहने के लिए हमें हाई कोर्ट, भाई हाई कोर्ट ने तो दिया, हाई कोर्ट का आगे प्रोसीजर भी तो है ना, उनके ऑर्डर को आप लेके आगे जाएं, वो उधर दें, अपनी सर्टिफिकेट लें और क्लियर करवा के निकल जाए। ठीक, लेकिन जो देखने वाली बात ये है कि 7 तारीख को उनकी हो रही है जमानत, और जनाब वो टिकट 2 दिन पहले ही बुकिंग हो गई है। ये जरा समझ से बालातर है मामला, कैसे भी हुआ। तो बहरहाल वो अपना प्रोसीजर अडॉप्ट करें, उसके साथ जो है तो उसके बाद उनको जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया होगा, कोर्ट के ऑर्डर को कौन डिनाई कर सकता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, कोर्ट के ऑर्डर को कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं फिर इस पे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह से भी आपने बताया प्रोसीजर उन्होंने फॉलो नहीं करा, जो लेटर लेके जाना था, जिसके पास जाना था, जहाँ से अप्रूव होना था, उन्होंने वो नहीं, अगर वो करते तो हुकूमत इसमें कोई रोड़े नहीं अटकाती, उनको जाने दिया जाता बाहर। देखें, कानून की बालादस्ती है इस मुल्क में, हाई कोर्ट का हुक्म है, उस पर अमल दरामद होना था, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। ये सेपरेट स्टोरी है ना, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि देखें ना, 5 को बुकिंग करा रहा है, इसका मकसद उसको पहले श्योरिटी थी कि मेरी जमानत हो जानी है। नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि वो उनको पता हो कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है शायद उनकी बेल जल्दी हो जाए, तो शायद इसलिए उन्होंने पहले से टिकट बुक करा लिया हो। हर ये है, ऐसे कभी भी नहीं होता, सबूत भी सारे मौजूद है, हर चीज मौजूद है। बहरहाल ये कोर्ट का फैसला है, अब उस पर हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन हकायक ये है कि ऐसा किसी आम आदमी की, किसी बकरी चोर के साथ तो नहीं होता। वो तो बेचारे कई कई साल सड़ जाते हैं जेलों में। नहीं, बकरी चोर तो यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बकरी, अरबों रुपए की बकरी इसको कह सकते हैं हम। चले, हम अगर शवाहिद की बात करें तो हुदैबिया पेपर मिल के अंदर शवाहिद थे मौजूद, तो फिर क्यों दरख्वास्त, क्यों रेफरेंस खारिज हुआ? फिर देखें, वो एक जज ने अपनी जुरिस्डिक्शन को, अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसको टाइम बार्ड किया है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो है वो उसको दोबारा उसकी रीओपनिंग करा सकता है। एक वाकया हुआ है, कत्ल हुआ है, अगर उस कत्ल का जो है वो मुलजिम कहे कि जी अब टाइम गुजर गया, आप तो उस मुलजिम को कुछ नहीं कह सकते, ये तो कोई बात ना हुई। चीफ एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर दिया है, वो रीओपन होती है, और रीओपन में वो अगर वो मुजरिम करार पाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर चलिए समझ में आता है, चलिए समझ में आता है। लाहौर हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया, उस रेफरेंस को खारिज कर दिया, समझ में आया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई उस फैसले के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कोई स्टांस नहीं लिया और इस चीज को वहीं रोक दिया। तो फिर भी हुकूमत आगे स्टेप बढ़ा रही है इसकी दोबारा से तहकीकात शुरू करने के लिए, ये चीज थोड़ी समझ में नहीं आ रही। फिर देखिए, हमारे पास अख्तियारात हैं एग्जीक्यूटिव के तहत। आपके पास देखें, आप एक पिलर हैं, 3 मेन पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। ठीक है ना जी? उसमें एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं, वो अपनी पावर इस्तेमाल करेगा, और अगर जुडिशरी उसको डिनाई करती है उन पावर्स को, तो वो फिर आगे देखा जाएगा। तीनों मेन पिलर है ना। ठीक ठीक ठीक। तो हुकूमत इसमें कौन सा किरदार अदा कर रही है? फिर हुकूमत तो अपना एग्जीक्यूटिव पावर का वो अख्तियारात की हैं, आखिर उन्होंने, उनके अख्तियारात हैं, तो उन्होंने हुक्म दिया ना केस को ओपन करने का।
अच्छा, जी एक तरफ अब शहबाज शरीफ साहब को चले रिहाई का परवाना मिला, बाहर जाने की उन्हें इजाज़त थी, उन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं करा, शायद उनकी कहीं ना कहीं कोताही थी, जो सही हुआ। कानून फॉलो करना सबके लिए बराबर है। हुकूमत बाहर जाने की इजाज़त देती है और शहबाज शरीफ साहब जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, वापस नहीं आए, अगर शहबाज शरीफ साहब भी वापस नहीं आते तो कौन कसूरवार होता? फिर हुकूमत होती? नहीं, जो मकसद है मेरे ख्याल में जिन्होंने जमानत दी है, पहले तो ये है कि पहले वो उस जमानत पे जो है उनके शहबाज शरीफ साहब को इसी चीज पे करना, क्योंकि उनके जमानती थे वो ये नवाज शरीफ साहब के, और वो जमानत वो डिफॉल्ट कर गए और वो एब्सकॉन्डर हो गए, इश्तिहारी हो गए। तो उसकी जमानतें देने वाले को फिर जो है या उससे जमानत के पैसे वसूल किए जाते हैं या उसको गिरफ्तार किया जाता है। बजाय उनको गिरफ्तार करने के या उनको कोई सजा देने के या उनसे कोई रिकवरी करने के जमानत का अमाउंट, उल्टा उनको भी कहा कि आप भी चले जाएं, भाई ये अदालत है तो अदालत के फैसले अदालत के हैं वो। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, 22 करोड़ आवाम देख रहे हैं, तो इस मुल्क में वाज़े नजर आ रहा है कि इस मुल्क में तो ये तमाम जवाब हुकूमत की जानिब से या हुकूमती वकला की जानिब से कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया गया, तमाम जवाब जो आप बता रहे हैं इस वक्त? देखें, मैं अगर प्री डिटरमेंट बैठा हुआ हूँ तो आप मुझे जो मर्जी कहते रहे, मैंने एक बात को नहीं सुनना तो मैंने नहीं सुनना। अच्छा। इसमें मकसद है कि हम क्या कह सकते हैं, उनकी पावर्स हैं, उनके वो देखे ना आप, जैसे जजों के बच्चों को कह दिया कि उनसे कोई पूछ नहीं हो सकेगी। ओ भाई, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को पूछा गया था कि चादर तुम्हारे पास, ये कपड़े कैसे हो गए तुम्हारे पास इतने, सबको तो एक एक चादर मिली है। तो उनको जवाब देना पड़ा कि जी मेरे बेटे की जो हिस्से में आया था वो, क्योंकि मेरा कद बड़ा है तो मुझे उनका लेके मैं 2 से अपना ये बनाया है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जजेस को कोई पूछ ही नहीं सकता। इसका मकसद ये हुआ कि आइंदा पापड़ वाले की, फलूदे वाले की कोई जरूरत नहीं है। चले, ये सब बातों की एक बात, हुकूमत क्या नई तफ्तीश शुरू करने जा रही है फिर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ? देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ने अगर ये ऑर्डर दिया है तो डेफिनेटली उसको उनको उनके कानूनी अख्तियारात हैं वो उस हद तक इस्तेमाल करेंगे, फिर आगे जुडिशरी जो अपने अख्तियारात है वो इस्तेमाल करेगी। अच्छा, चले मैं अब थोड़ा सा ट्रैक चेंज करता हूँ। ऑपोजिशन की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है हुकूमत को इस वक्त, जो मौजूदा सूरत हाल मईशत की चल रही है, महंगाई, रमज़ान के अंदर, रमज़ान अब शायद तकरीबन ख़त्म होने को है, कुछ 2-3 रोज़े और रह गए हैं, हुकूमत ने कुछ कंट्रोल किया नहीं है, ऐसा पीपल्स पार्टी की जानिब से इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात ही अब तक लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत ने कंट्रोल किया क्यों नहीं? पूरा महीना गुजर गया, दावे थे खान साहब के सब चीज़ें कंट्रोल करने के, हुआ नहीं कुछ ऐसा। अब मुझे एक अर्ज मैं करता हूँ कि मुझे ये बताएं, 18वीं तरमीम के बाद ये प्राइस कंट्रोल बेसिकली ये मजिस्ट्रेटी निज़ाम के तहत जो है, मजिस्ट्रेसी निज़ाम के तहत ये प्रिवेंशन सब्जेक्ट है। अगर फर्ज करें पंजाब में कंट्रोल नहीं हुई तो सिंध में दूध की नहरें बहा दी उन्होंने। कैसी बातें करते हैं वो। तो ये वो वाली मुझे बात याद आ जाती है कि मैं अपना खून किसके हाथ से अपना खून तलाश करूं, सब लोगों ने ही पहन रखे हैं दस्ताने। लेकिन तो बात ये है, लेकिन यहाँ सर मैं तो फिर सवाल ये उठाऊंगा ना मोहम्मद साहब के, चले आपने 18वीं तरमीम की बात करी, आपने कहा किसके हाथों पे लहू तलाश करूं, मगर हाथों पे आप विफाक अपने हाथों पे पेट्रोल की कीमतें, गंदम की कीमतें और दीगर ऐसे कुछ हैं जो विफाक के हाथ में तमाम चीजें और जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, वो तो तलाश कर सकती है ना हुकूमत अपने हाथों में। नहीं, देखें, पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल उसके साथ है। आज आप पूरे रीजन की उठा के देखें, साउथ एशिया की, पाकिस्तान की जो है सबसे कम प्राइस है। लेकिन मोहम्मद इब्राहिम साहब देख लें, श्रीलंका में देख लें, बाकी जिस मुल्क में सबसे कम हम दे रहे हैं, सबसे कम रेट पे इस वक्त पाकिस्तान का 112 या 13 रुपए जो भी है। लेकिन फिर सवाल ये बनता है कि जहां तक मेरी नॉलेज में है, जो आलमी मंडी में जो कीमतें हैं वो तकरीबन हर महीने के ऊपर चेंज होती हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर हर 15 दिन के अंदर कीमतों में रद्दोबदल होता है, ऐसा क्यों है फिर? मेरी बात सुने, एंड रिजल्ट आप उठा के अपने जो दूसरे साथ के ममालिक हैं पूरे साउथ एशिया के, उनको उठा के देखें वहाँ पेट्रोल की कीमत क्या है, यहाँ पे क्या है। दूसरा आपने गंदम का कहा, तो गंदम जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो फेडरल सब्जेक्ट नहीं है जी। उसके तयनाती अब जब इन्होंने 2000 रुपए की है इधर सिंध में और हमारे यहाँ 1800 रुपए रेट है, तो ये तो हर प्रोविंस का अपना अपना। चलिए सर, मैंने आपको पॉइंट दिया, विफाक के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या वो विफाक ने कंट्रोल कर ली है? आप बता दें फिर।
जी, वफाक के अंदर देखिए आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उस पे आपके तमाम इंडिकेटर जो हैं वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। 13 साल के बाद पहली दफा आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो सरप्लस में गया है। और उसके अलावा मकसद है कि आपकी इंडस्ट्री का जो है वो 14% जो है वो उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। आपकी ज़ाहिर है ये ट्रेड सरप्लस होने का मकसद यही होता है कि आपकी इंपोर्ट कम हो जाए और एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ जाए। आपको इंटरनेशनल अपना जो है कम्युनिटी ने आपका जो प्रोजेक्शन दी थी अपना उन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान 2.6 माइनस में जाएगी इकोनॉमी, जबकि आप 1.5 प्लस में जा रहे हैं, जबकि बाकी लोगों की इंडिया 9% माइनस में जा रहा है इस वक्त ये कोविड की वजह से। और हम इसमें मजीद बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जब आप मैक्रो लेवल पे आप उसको मैनेज कर लेते हैं, एक हकीकी जो है इकोनॉमी सामने आती है, तो फिर उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होते हैं जो कि माइक्रो लेवल पे जो है लोगों को उसके फवायद होते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो मैक्रो लेवल पे तमाम चीज़ें बेहतर की जाएं, वो माइक्रो लेवल पे आके तमाम चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दें। हम इसकी उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इब्राहिम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शहबाज शरीफ साहब के मामले पे जो उन्होंने डिस्कस किया है और एक प्रोसीजर का उन्होंने अब जो एक लिंक दिया है कि शहबाज शरीफ साहब ने प्रोसीजर फॉलो नहीं करा जो उनको करना चाहिए था, जो लेटर लेके दो मुख्तलिफ मकामात पर उनको जाके उसको अप्रूव कराना चाहिए था, जिसके बाद उनका नाम जो ब्लैक लिस्ट में डाला था उसे निकालने के लिए सिस्टम अपडेट किया जाता। ये कोताही शहबाज शरीफ साहब की थी या उनको किसी ने गाइड नहीं करा। अब हो भी सकता है कि शायद उनकी कोताही थी, उनको फिर अब शायद गाइड कर दे कोई, या उनकी जो लीगल टीम है वो इस चीज़ को गाइड करने के बाद शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब अब हुकूमत इस चीज़ पे है कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने देना है या नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए वो वापस अभी तक नहीं आए हैं और हुकूमत इसी चीज़ पे बज़द है कि उनको लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अब शहबाज शरीफ साहब जब बाहर जाने की अब उनकी बात हो रही है, मगर हुकूमत ने इनके खिलाफ अब केस दोबारा से तफ्तीश के लिए शुरू कर दिया है। इस पर मजीद तहकीकात करने के लिए कहा जा रहा है। अब देखना यह कि अदालत ने एक तरफ उनको रिलीफ दिया, दूसरी जानिब हुकूमत इस पर कदम उठाती हुई दिखाई दे रही है। और तीसरी जानिब जब हुकूमत ने तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने का वादा किया मगर वो कंट्रोल नहीं हुई, तो अपोजिशन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। अब हुकूमत कह रही है कि 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम चीज़ें सूबों के इख्तियार में थी, मगर सूबे कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें विफाक ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो हम इस चीज़ पर कुछ बेहतरी नहीं कर सकते। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात करें तो शहबाज शरीफ के मामले पे और हुकूमत का क्या स्टैंड है इस पे, मगर पीपल्स पार्टी ने अब मुस्लिम लीग नून की हिमायत की। इस पे मजीद बात करेंगे। हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद है सेंटर सहर कामरान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। सहर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगी मुस्लिम लीग नून के जो शहबाज शरीफ साहब उनको जाने से रोक दिया गया, शायद उन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं करा, ऐसी बात अब सामने आई है। मुस्लिम लीग नून के इस तमाम मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी ने हिमायत की है, क्या कोई रास्ते खुल रहे हैं मुस्लिम लीग नून से दोबारा राब्ते बहाल करने के लिए? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जब भी कोई भी इशू आया है उसको हमेशा बहुत बुर्दबारी से और खिलाफ दिली के साथ देखा है। ठीक है, मतलब ये कि पीपल्स पार्टी कभी भी उस डेड एंड पर नहीं जाती जहाँ पर हम जो है वो एक फाइन लाइन जो होती है डिसेंसी की उसको पार कर जाए। और मैं समझती हूँ कि जो अदालत का फैसला है उसका एहतराम होना चाहिए, लेकिन ये एक ट्विस्ट से ज्यादा कुछ नहीं है। एक थ्रिल है, एक ट्विस्ट है, एक जो है आपको पता है कि पीटीआई इस तरह की जो है वो चीजों की आदी है कि कुछ ना कुछ उसे सेंसेशन पैदा करनी है, कुछ लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करनी है, कुछ शोर शराबा करना है, वरना कि जिस किस्म का जो है हो रहा है सिलसिला तो आला अध्यक्ष के जो रिमार्क है वही काफी। अच्छा, ये तमाम चीजें विफाक ने इस पे पॉइंट दिया है कि हुकूमत ने इसमें कोई रोड़े नहीं अटकाए। शहबाज शरीफ साहब ने प्रोसीजर फॉलो नहीं करा। एक लेटर जो मिलता है वो दो मकामात पर उन्हें अप्रूव कराने के बाद उनका नाम जो ब्लैक लिस्ट है उससे निकलता है, फिर सिस्टम अपडेट होता है, जो शायद उनको गाइड नहीं करा गया। तो आप समझते हैं कि अभी भी हुकूमत का ही इसमें तमाम मामला है, शहबाज शरीफ साहब को गाइड नहीं किया गया, या ये मसला थोड़ा सा? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये ट्विस्ट है, थोड़ी सी सेंसेशन डाली थी स्टोरी के अंदर। ठीक है, एक ड्रामा क्रिएट करना था जिसके लिए इमरान खान अहमद दयाली साहब ने 2-3 लोग रखे थे किसी में, शहजाद अकबर साहब और इस तरह से कुछ और लोग जिनका काम यही होता है कि कोई ना कोई सेंसेशनल जो है वो स्टोरी क्रिएट करें, एक ड्रामा क्रिएट करें ताकि वो दम बीच कर सकें। तो बात यह है कि अगर ये बात सिर्फ प्रोसीजर की होती है तो प्रोसीजर तक रहती ना,
फिर वो इतना उसका ड्रामा ट्विस्ट नहीं आता है। तो दिस इज अ ड्रामा ट्विस्ट। और जो है मैं तो ये कहूँगी कि 2 साल से सैयद खुर्शीद शाह साहब जो है वो भी जेरे हिरासत है। उनका केस अदालतों में नहीं लगता है तो डीलिस्ट हो जाता है, या कभी नैब के रिप्रेजेंटेटिव गायब हो जाते हैं, कभी उनको वक्त चाहिए होता है। अच्छा, तो मुस्लिम लीग नून की हिमायत करना पीपल्स पार्टी के लिए शायद ये है कि हम पे तो बीत रही है, आपकी बीती हम समझ सकते हैं, तो शायद पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है? नहीं, पीपल्स पार्टी कभी जो है वो इस तरह की शर्तें रख के मौक़िफ़ नहीं देती। पीपल्स पार्टी असूली मौक़िफ़ देती है, और हम समझते हैं कि हमने तो अदालतों के हर फैसले को माना है, हमने तो अदालतों के हर फैसले का एहतराम किया है। हम तो जो है वो इस तरह का रवैया नहीं रखते कि जहाँ पे हमारे साथ ज्यादती भी हो तो हम जो है वो अदालतों पे हमले करें। पीपल्स पार्टी का ये रवैया नहीं है। पीपल्स पार्टी हमेशा बहुत बुर्दबारी के साथ और बहुत ही डिसेंसी के साथ जो है वो एक्ट करती है। अच्छा सर साहब, क्या पीपल्स पार्टी का ये रवैया है कि जो सूबे के अंदर महंगाई बढ़ रही है, सूबे के अंदर तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ती नज़र आ रही हैं और सूबाई हुकूमत को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो क्या ये भी हुकूमत की कोताही है? विफाकी हुकूमत के ऊपर इसका ब्लेम जाएगा? देखिए, हर चीज़ का इम्पैक्ट आता है। जब आपकी पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ती है, जब आपकी जो है महंगाई ओवरऑल बढ़ती है, जब वो तमाम अद्वियात कीमत बढ़ती है, तो जो सूबे में जो चीज़ें आती हैं सूबे, तो उन्हीं चीज़ों उनका इम्पैक्ट तो आएगा ना। आप पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ाएंगे, आप बिजली की प्राइस बढ़ाएंगे, आप जो है वो जो आपके वफाक के हाथ में जितने कंट्रोल है उन सब में इन्फ्लेशन होगी, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो सूबों पे आएगा। तो मतलब फिर ये इसको यूं देखा जाए कि विफाकी हुकूमत ही काम कर रही है और सूबाई हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी है। अगर विफाकी हुकूमत महंगाई करेगी तो महंगाई होगी, सस्ती करेगी तो चीजें सस्ती होंगी। इस वक्त अगर आप ये देखें तो किसानों को सबसे बेस्ट पैकेज जो है वो सूबाई हुकूमत ने दिया। इस वक्त जो है मजदूर कार्ड जो है सूबाई हुकूमत से लेकर आई। इस वक्त कोरोना का जो है 24 घंटे और एक दिन के अंदर 30,000 वैक्सीनेशन सूबाई हुकूमत कर रही है। इस वक्त जो है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन इंतजाम सूबाई हुकूमत ने किए। अच्छा साहिब साहब, मैं इसके साथ 2-3 चीजें और गिनवा दूं। सूबे के अंदर दूध की कीमतें आसमान छू गई हैं, क्या ये भी सूबाई हुकूमत कर रही है? सूबे के अंदर बचत बाजारों के अंदर जो कीमतें हैं वो दुकानों से ज्यादा हैं, क्या ये भी सूबाई हुकूमत कर रही है? देखिए, बात ये है कि मैंने आपको बताया ना कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हर चीज पे आता है। आप बिजली और आप फ्यूल प्राइस बढ़ा दें तो आप ये देखिए कि हर चीज की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप ये कहें कि जी आपके ट्रांसपोर्टेशन और जो गुड्स है वो महंगा हो जाता है, हर चीज महंगी हो जाती है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है, आपकी हर चीज महंगी हो जाती है। आपका गैस महंगा होता है, हर चीज महंगी हो जाती है। लेकिन पिछले जो मीटिंग हुई वजीर आला सिंध साहब के साथ, तो उसमें कमिश्नर कराची की जानिब से कहा गया है कि जो मिल्क एसोसिएशन वाले हैं उनको लगाम डालना आसान नहीं है, वो अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं फेल हो रहा है सिंध हुकूमत का। फिर देखिए, आप ये मुझसे ये कहवाना चाहते हैं कि हुकूमत फेल हो गई, तो मैं तो आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए भी नहीं कर पाऊंगी। आप जो कहना चाहते हैं आपके अल्फाज में आप अपने चाहते हैं मैं मेरे मुंह में डाले नहीं। देखिए, बात यह है कि अगर आप ये मुझे दिखाएंगे जरूर कि आप मुझे बताएंगे कि सिंध हुकूमत की ये इनिशिएटिव अच्छे हैं, तो मैं आपकी बात जो है बिल्कुल सुनूंगी। लेकिन एक नैरेटिव बिल्ड करना पूरा वक्त, आप मुझे ये बताएं कि जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस सिंध हुकूमत बढ़ा रही है। लेकिन साहब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत ने अच्छे काम नहीं करे। मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि सिंध हुकूमत अच्छे काम करती भी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे कंट्रोल करने की सिंध हुकूमत को बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे दूध की कीमतें, एक गरीब आदमी जो दूध पी सकता था वो अब शायद सिर्फ वो दूध की दुकान देख के चला जाता है, खरीद नहीं पाता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं बस ये जानना चाहूंगा क्या सिंध हुकूमत कोई अपने तौर पे कोई इकदाम कर रही है? पूरा रमजान खत्म हो गया, लोगों को सस्ती चीजें नहीं मिल पाई हैं। देखिए, सिंध हुकूमत ने भरपूर जो है वो इकदाम किए। मैं कहूँगी कि जो शहरी है वो भी थोड़े थोड़े अपने फ़राइज़ से समझे, और मैं वफाकी हुकूमत से बोलूँगी उतना बोझ डालें आवाम पे जितना वो बर्दाश्त कर सके। दूध भी ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए भी आपको जो है पेट्रोल चाहिए होता है, वहाँ पे भी आपको बिजली चाहिए होती है। ये आप जो है IMF को खुश करने के लिए कीमतें ना बढ़ाएं, इतनी कीमतें ना बढ़ाएं कि लोग उसका बोझ ना उठाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया सेंटर सर कामरान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला।
विफाक चीज़ें महंगी करता है, जिसकी वजह से सूबे उसको भुगतते हैं और फिर सूबे की आवाम उस चीज़ को भुगतती है। इस पे विफाक को अपने तौर पे कुछ इक़दाम करने चाहिए, तो जाके सूबा इस पे कुछ इक़दाम अपने तौर पे करता हुआ दिखाई देगा, लोगों को, आवाम को रिलीफ मिलेगा। और शहबाज शरीफ साहब का जो मामला, उस पर अपोजिशन में पीपल्स पार्टी इस पर मुत्तफिक इसलिए है कि शायद उनके साथ भी गलत हो रहा है और हुकूमत ने जो रोड़े अटकाए हैं वो नहीं अटकाने चाहिए। जो फैसला है वो उसको उसकी पासदारी करनी चाहिए जो अदालत ने फैसला दिया है, और फिर एक बार फिर से उस पर तहकीकात करना, तफ्तीश करना एक लम्हा फिक्रिया है इस हुकूमत के लिए, जो जाती जाती चीज़ को दोबारा से रोक लेती है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।